अंग्रेज़ों ने हमको चाय की आदत लगाई। अंग्रेज़ चाय लेकर नहीं है। चाय के जो बाकी प्रकार है, ग्रीन टी और लेमन टी, ये दूध वाली चाय से पहले से है। और पहले चाय नमकीन थी। हाँ, महात्मा गांधी ने दुनिया भर की विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया। एकमात्र चीज़ जिसके लिए उन्होंने अंग्रेज़ों को लेटर लिखा था कि अगर ये नहीं मिली भारतीयों को जी, तो मैं अनशन शुरू करूँगा। नेहरू और जिन्ना के कुछ पकवानों का आपने जिक्र किया है कि उनको क्या पसंद था। एक कहानी जो बहुत चलती है कि जो दाल मखनी और बटर चिकन, दो चीज़ें एक साथ मिलती थी। फिर बाद में ज़ियाउल हक की हत्या भी जो हुई, वो भी आम के बीच में बम रख कर। उनको आम बहुत प्रिय थे, हर जगह वो आम लेकर जाते थे, तो उसी पेटी में किसी ने बम भी रख दिया। एक ही चीज़ थी कि चावल आज की कीमत के हिसाब से लगभग 2000 रुपये किलो बिक रहा था, जो सबसे सस्ता चावल है। हैदराबादी बिरयानी हैदराबाद में खाई हुई, मैंने बाहर उससे बेहतर बिरयानी खाई है। हैदराबादी बिरयानी कहीं और दूसरे शहरों में खाई, वो ज़्यादा अच्छी थी। करीम का खाना मुझे बहुत मतलब पहले जैसा था, वो अब नहीं, ऐसा मुझे लगा। पुरानी दिल्ली के कुछ जगहों का खाना, पराठे हैं ही नहीं वो। अगर आप उसको पराठा मान के खाएंगे तो वो ओवररेटेड से भी ज़्यादा कुछ ख़राब चीज़ है। और ये शुरू हुआ था मक्का में कि वो रात भर जाग के जो लोग प्रार्थनाएं करते थे, सूफी वगैरह, तो वो जागते रहे, इसलिए वो कॉफ़ी पीते थे। नमस्कार, किसान इंडिया में आपका स्वागत है। और हम खेती किसानी की तो बात करते ही हैं, और जो भी आदमी खाना खाता है वो उसका मतलब है वो खेती किसानी से जुड़ा हुआ है। और आज हम खाने पीने की बात करेंगे, खाने पीने के इतिहास की भी, और इतिहास को खाने पीने ने किस तरह से बदला है उसकी भी। हमारे साथ अनिमेश मुखर्जी हैं, और अच्छी बात यह है कि हम लोग एक बड़े संस्थान के एक छोटी जगह पर एक साथ काम कर चुके हैं। तो अनिमेश अब मुंबई शिफ्ट हो चुके हैं, और उनकी किताब आई है इतिहास की थाली। और इसमें थाली का इतिहास नहीं है, इतिहास को थाली ने किस तरह बदला है वो है। तो सबसे पहले अनिमेश, थोड़ा सा किताब के बारे में बताइए। हम जो भी इतिहास की घटनाएं पढ़ते हैं, चाहे वो कोई भी युद्ध हो, चाहे वो संधि हो, कुछ भी हो, उन सबके समय लोग खाना तो खा ही रहे होंगे। समय का जो भी खाना खाता है उसका खाने पीने से खाना खा रहे होंगे, तो खाना खरीदा बेचा भी जा रहा होगा, उसका ट्रेड भी होगा। उस समय का वो भी होगा कि ये अच्छा है, ये अमीरों का खाना है, ये गरीबों का खाना है। तो वो सारी चीज़ें कैसे बदली, मतलब एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कि आज से 20-30 साल पहले शाम का स्नैक्स अक्सर चाय समोसे होता था, अब वो मोमोज हो चुके हैं। और अगली जनरेशन जेन ज़ी, जेन अल्फ़ा के उसमें आप जाइए तो आप देखेंगे वो कोरियन स्ट्रीट फूड हो गया। और ये इंडिया में ही, मतलब अब सड़क किनारे भी सुशी और रामन बोल बिकने लगे। तो ये चेंजेस कैसे हो रहे हैं सोसाइटी में, कौन सी घटनाएं थी जिनसे बदला, क्या था। तो और समोसा भी हमारा अपना नहीं था, वो भी बाहर से आया था, वो वाला भी बदल गया, अब अजीब अजीब तरह के समोसे। हाँ, और उसके बाद अब तो वही सारी घटनाओं को, और इंडिया के हिसाब से इस पर बहुत कम काम हुआ है अब तक। सारा काम विदेशियों के हिसाब से, वो बताते रहे कि हम चाय लेकर आए, वो बताते रहे कि आप ये खाते थे, नहीं खाते थे। तो भारत के हिसाब से ये काम कैसे हुआ, तो वही पढ़ना शुरू किया, फिर उसी पर ये किताब है। एक उसमें अभी क्योंकि आपने चाय की बात की, और इसमें चाय पे काफ़ी कुछ है। हाँ। और ये भी है कि चाय को लेके बहुत सारी गलतफहमियां हैं। हाँ। तो चाय पे चर्चा आजकल इस देश का सबसे प्रिय विषय है। तो क्या गलतफहमियां हैं और कैसे आपको रिसर्च में क्या मिला? सबसे पहली गलतफहमी तो ये है कि चाय अंग्रेज़ लेकर आए, अंग्रेज़ों ने उसको पॉपुलर किया, अंग्रेज़ों ने हमको चाय की आदत लगाई। अंग्रेज़ चाय लेकर नहीं आए। दूसरी चीज़ जो पहली गलतफहमी के बाद दूसरी आती है कि जो दूध वाली काली चाय है, ये ओरिजिनल चाय है, बाकी ग्रीन टी, लेमन टी, ये सारी नए एडिशंस हैं। इसका ठीक उल्टा है। दूध वाली चाय इनमें से सबसे ज़्यादा रिसेंट है, सबसे पुरानी लेमन टी है। मतलब सूरत का बंदरगाह है, सन 1600 के आसपास का वहाँ का है, जब वहाँ पर पुर्तगाली और ये सारे ट्रेड के लिए आते थे। वहाँ के रिकॉर्ड्स हैं यात्रियों के, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड, कि वहाँ पर लेमन टी उस समय पर मिल रही थी। और ऐसा भी नहीं कि सूरत आसाम के आसपास कहीं हो कि वहाँ से वहाँ चाय आ गई, तो चाय वहाँ मिल रही थी। चाय मतलब यहाँ तक लिखा हुआ है कि चाय की केतली सुबह से लेकर शाम तक चढ़ी ही रहती थी, कभी उतरती नहीं थी। दिन भर चाय, जो लोग डील करने आते थे बिज़नेस की, वो लोग दिन भर उनके साथ चाय नमकीन उनको सर्व होता रहता था। और जो हम आसाम की चाय पीते हैं, वो चाय चाइना में मिलने वाली चाय से अलग है, उसका फ्लेवर, उसका स्वाद, सब कुछ अलग है। तो ये हमेशा आसाम में ही होती थी। इसको अंग्रेज़ों ने जब ढूंढ लिया, तो वही जैसे होता है कि उन्होंने जिस दिन अमेरिका को ढूंढ लिया तो हुआ कि अब अमेरिका एग्जिस्ट करता है, तो वैसे ही उस दिन हुआ कि अब चाय एग्जिस्ट करती है। तो ये दो गलतफहमियां सबसे बड़ी है कि चाय इंडिया में हमेशा से थी, जस्ट उसको अंग्रेज़ों ने उसको बेचना शुरू किया बिजनेस प्लान की तरह, उसकी आदत लगवाई। और चाय के जो बाकी प्रकार है, ग्रीन टी और लेमन टी, ये दूध वाली चाय से पहले से। और पहले चाय नमकीन थी।
हाँ, चीनी तो उस ज़माने में बहुत महंगी थी। चीनी मतलब लोग कहते काली मिर्च सोने जैसी थी, चीनी भी लगभग उसी रेट पे मिलती थी। तो चीनी सिर्फ राजा महाराजा खाते, तो मीठी चाय का तो सवाल ही नहीं होता। और जब चीनी सस्ती हुई उसके बाद ये मसाला चाय, दूध वाली चाय ये बनना शुरू हुई। और एक चीज़ जो लोगों को नहीं पता है, जो लोगों को लगता है कि वो लो फील कर रहे हैं और उनको चाय से ताजगी मिलती है, वो असल में चीनी से मिलती है। आपको जो इंस्टेंट ग्लूकोज मिलता है उससे मिलता है। तो इसीलिए चाय जो फैक्ट्रीज़ में वर्कर्स को और सैनिकों को चाय देना शुरू हुई, ब्रेक देना अंग्रेज़ों ने शुरू किया। टी ब्रेक उनका कॉन्सेप्ट है। तो वो भी इसीलिए हुआ कि आपको थोड़ी सी चीनी मिल गई आपको, और आपको थोड़ा सा एनर्जी फील होने लगी काम करते समय। आप जब अलग अलग शहरों में कहीं जहाँ पे भी गए हैं, वहाँ की चाय को लेके किस तरह के एक्सपीरियंस है? ये किताब से थोड़ा अलग है। मैं बाहर कहीं जाता हूँ कोशिश करता हूँ कॉफ़ी पीऊँ, क्योंकि चाय, अच्छी चाय की परिभाषा सबकी अपनी है। हिंदुस्तान के हर घर में अपनी एक अलग चाय बनती है। किसी को, जैसे अगर आप यूपी में गए हैं, हरियाणा में गए हैं, तो जितना ज़्यादा दूध है उतनी अच्छी चाय है। अगर बिल्कुल पानी नहीं डाला तो बहुत, जबकि मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और किसी को होता है कि उसमें मतलब आप चाय कम, वो च्यवनप्राश ज़्यादा बनाते हैं कि उसमें दालचीनी भी डाल दी, अजवाइन भी डाल दी, गुलाब के फूल भी डाल दिए। तो मुझे एक सिंपल अदरक हो, चाय की पत्ती हो, दूध, मलाई डाली जाती है। जैसे चांदनी चौक में, जामा मस्जिद में कुछ जगह ऊपर से मलाई, हाँ, ईरानी चाय जिसको बोलते हैं। हाँ। तो मुझे होता है, इसलिए ज़्यादा कोशिश रहती है कि कॉफ़ी में आपको पता है कि कुछ भी होगा, दूध कम होगा तो आप कहेंगे कैपेचिनो है, दूध ज़्यादा होगा कहेंगे लाते। तो कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है। लेकिन अलग अलग तरह की चाय, कश्मीर की जो पिंक टी जिसको बोलते हैं, वो पी के देखी। तो बहुत तरह की चाय पी, और कई जगह चाय को अब तो मतलब सरकार ने वो बना दिया है कि जिसमें चाय की पत्ती नहीं उसको आप चाय नहीं बोल सकते हैं। तो वो सारी चाय भी पी के देखी, और कुछ अच्छे अनुभव रहे, कुछ बुरे। एक बड़ा दिलचस्प था, किसी ने बड़ी तारीफ़ की, फलानी जगह एक चाय मिलती है, उसको पी के देखना, और उसमें ये होता है, उसमें वो होता है। इस किताब में भी उसका जिक्र है। वहाँ पहुँचे तो पता चला कि उसमें सब कुछ था, चाय की पत्ती नहीं थी, चीनी नहीं था, दूध नहीं था। अब उसको आप चाय कैसे कहेंगे? खैर, और मैं भी 2-4 लोगों को अपने साथ लेके गया कि यार हाँ, बताया कि बहुत अच्छी चाय मिलती है, चलते हैं। तो वो बड़ा वो था। किताब में आपने महात्मा गांधी का भी एक जिक्र किया है, वो किस रेफरेंस में है, किस सेंस में? महात्मा गांधी ने दुनिया भर की विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया। एकमात्र चीज़ जिसके लिए उन्होंने अंग्रेज़ों को लेटर लिखा था कि अगर ये नहीं मिली भारतीयों को जी, तो मैं अनशन शुरू करूंगा, वो थी आलू। उन्होंने एक प्रॉपर लेटर लिखा था, 1945 की बात है ये, कि आलू बीज के लिए, खाने के लिए नहीं, किसानों को दिलवाया जाए, और अगर ये नहीं मिलेगा तो मैं यहाँ पर आंदोलन शुरू कर दूंगा। तो उससे पहले ही अंग्रेज़ों ने उनको दे दिया। लेकिन ये अपने आप में बड़ी दिलचस्प घटना है, क्योंकि गांधी जी जानते थे और ये लिख भी चुके हैं कि आलू एक विदेशी चीज़ है। लेकिन उसके समर्थन में उन्होंने धमकी दी थी कि मैं इसके समर्थन में सत्याग्रह करूंगा। तो और क्योंकि आलू को वो कहते थे कि अनाज का सब्सिट्यूट है, ये सब्जी नहीं है, अनाज का सब्सिट्यूट है। तो वही था कि उस समय पर अकाल जैसी स्थितियां थी, बहुत बंगाल उससे गुजर रहा था। ये एक और चीज़ दिखाता है कि आपका दिमाग खुला होना चाहिए कि किस विदेशी चीज़ का विरोध करना है, किसका नहीं करना है। हाँ, हर विदेशी चीज़ का आप आंख बंद करके विरोध नहीं कर सकते। तो ये एक उदाहरण उस बात का भी है। तो अगर आप गांधी जी को थोड़ा सा और उनके अलग अलग पहलू को समझना चाहें तो एक ये भी है जी, कि जिस चीज़ से भला हो रहा था तो उन्होंने उसको स्वीकार। जैसे उन्होंने जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसका भी समर्थन किया था। तो कुछ एक विदेशी चीज़ें हैं जिनका गांधी जी समर्थन कर चुके हैं। नेहरू और जिन्ना के कुछ पकवानों का आपने जिक्र किया है कि उनको क्या पसंद था। ये एक धारणा है, जिन्ना के तो खाने पीने की बड़ी चर्चाएं होती हैं। हाँ, जिन्ना का तो जिसको जो खाना पीना इस्लाम में हराम जिसको बोला जाता है, वो जिन्ना सब खाते थे। तो वो तो एक चीज़ थी। एक कहानी जो बहुत चलती है कि जो दाल मखनी और बटर चिकन, दो चीज़ें एक साथ मिलती थी, मोती महल और वो। तो जवाहरलाल नेहरू को बहुत ज़्यादा पसंद था ये बटर चिकन, उसके फ़ैन थे। जिन्ना दाल मखनी के फ़ैन थे। ये कहानी है, इसमें ऐतिहासिक तथ्य कितना नहीं पता, लेकिन वही है कि या तो ये हो सकता है कि इसने चिकन बोला तो मैं दाल मखनी बोलूँगा, मैं चिकन कैसे बोल सकता हूँ, ये भी एक चीज़ हो सकती है। और दूसरा ये भी है कि बंटवारा हो गया, अब जब वो पाकिस्तान चले तो उन्होंने कितना ही दाल मखनी खाई होगी, वो भी एक सवाल है। लेकिन ये दोनों की राइवलरी उस खाने में भी दिखती है कि दोनों एक चीज़ पे एग्री नहीं कर सकते कि ये सबसे अच्छी। एक आम है जो डिप्लोमेसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ख़ास तौर पे इंडिया पाकिस्तान में उसमें
यहाँ मतलब अनवर रटौल आम आता है तो ये पहले यहाँ पे बवाल होता है कि नहीं ये तो भारत का आम है। हाँ। तो वो जो आम की पॉलिटिक्स है उसको लेके भी किताब में कुछ है, डिप्लोमेसी या सिर्फ इतिहास को लेके? डिप्लोमेसी को लेकर थोड़ा सा है कि एक तो अनवर रटौल का आपने जिक्र किया कि मेरठ का पेड़ था वो पाकिस्तान लेकर चले गए अनवर साहब, वहाँ से उन्होंने और पाकिस्तान वाले हर आम को अपना बना के बेचते हैं कि दशहरी जो है पाकिस्तानी आम है। अगर कभी दुबई जाइए, आप कहीं जाइए मिडिल ईस्ट में, तो दशहरी, चौसा, लंगड़ा सबको पाकिस्तान का बताकर बेचते हैं और उसको लेकर हर साल झगड़ा होता है कि ये हमारा है, ये आपका है। और हम कैसे मान लें कि मतलब दशहरी पाकिस्तान का, लखनऊ से गया है, वही लंगड़ा बनारस से गया। ज़ियाउल हक ने इंदिरा गांधी को आम भेजे कि ये पाकिस्तानी आम है, उन्होंने उसकी तारीफ़ कर दी। मेरठ के किसान मोर्चा लेकर पहुंच गए इंदिरा गांधी का विरोध करने कि आपने मेरठ के आम को पाकिस्तानी आम बोल के तारीफ़ कैसे कर दी। फिर बाद में ज़ियाउल हक की हत्या भी जो हुई, वो भी आम के बीच में बम रख कर, उनको आम बहुत प्रिय थे, हर जगह वो आम लेकर जाते थे, तो उसी पेटी में किसी ने बम भी रख दिए। वो बहुत वो है। और आम को लेकर अगर आप अलग अलग जगह के आम देखें तो सबसे ज़्यादा जो फ्लेवरफुल आम है, जिनमें क्या कहते हैं टेस्ट सबसे ज़्यादा होता है, वो भारतीय आम है। बाकी जगहों के आमों में बड़ा वो है, देखने में बड़े सुंदर होते हैं लेकिन उतना स्वाद है। जैसे बम्बई रहते हुए मैंने अल्फांसो का नाम बहुत सुना था, लेकिन जो स्वाद मतलब लंगड़ा में है या केसर में है या सिंदूरी, वो उसमें भी नहीं है। नॉर्थ इंडियंस को पसंद नहीं आता आमतौर पर। हाँ, उसमें एक बड़ी अच्छी महक होती है, एक अलग तरह की, वो खुशबू बहुत अच्छी होती है, लेकिन स्वाद ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे, हम लोगों को लगता है। वहाँ के लोगों को, हालांकि महाराष्ट्र में भी और वैरायटीज़ होती हैं आम की, तो वो बड़ी अच्छी है। लेकिन अल्फांसो वही है कि वो बहुत दर्जन के हिसाब से मिलता है और 800-1000 रुपये का एक दर्जन आम पड़ता है। तो वो एक तो वो भी लगता है अंदर से, जो यूपी वाला वो है कि आम तो 100 रुपये में इतने सारे आने चाहिए, 100 रुपये का एक आम कौन सा आम होता है। हमारे एक प्रोग्राम में सोपान जोशी आए थे जिन्होंने बंगाल के बहुत सारे आमों को लेके बात की थी, और उनके हिसाब से उनके जो व्यक्तिगत पसंद है वो दक्षिण के आमों को उन्होंने लेके काफ़ी की। दक्षिण के आम बहुत इंटरेस्टिंग, दक्षिण का एक नीलम बड़ा अच्छा आम है, और एक और आम है कर्नाटक से आता है महाराष्ट्र में, जो 1 किलो में लगभग 1 आम चढ़ता है, और वो इतना मीठा होता है, मतलब, और वो बहुत कम समय के लिए आता है। मतलब सीज़न जब ख़त्म होने वाला होता है, जुलाई में आएगा 15-20 दिन, अगर आप उस बीच में मिस कर गए उसको तो वो नहीं मिलता है, ना उसके पहले ना बाद में। लेकिन उनके स्वाद बहुत अलग हैं, उनका छिलका बहुत अलग तरह का होता है। और फलों को लेकर मतलब मेरी एक ये समझ बनी है पिछले कुछ समय में घूमते घूमते, फलों को उनके ओरिजिनल जहाँ से वो होते हैं या जहाँ के वो प्रसिद्ध हैं, वहाँ से बाहर जब आप खाते हैं तो आपको वो स्वाद समझ में नहीं आता। जैसे भारत में बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि एवोकाडो टोस्ट क्या है, इसमें कोई स्वाद नहीं होता है, इतना महंगा क्यों बिकता है। लेकिन एवोकाडो जहाँ अफ्रीकन कंट्रीज है, वहाँ पर जब आप खाएंगे वहाँ का, या वहाँ से आया हुआ कोई आपको एवोकाडो मिल जाए और भारत का आप खाएंगे, तो आपको फ़र्क समझ में आएगा कि वहाँ पर वो इतना लोकप्रिय क्यों है। वो बेरीज, अभी किसी से बात हो रही तो वहाँ पर अगर आपने कुछ खाया, वो जैसे आम का है कि आप यहाँ का आम खाएंगे यहीं पर या दक्षिण का खाएंगे, तो वहाँ उन स्वाद बहुत अलग है, वो आपको लिख के बताया नहीं जा सकता, तो आपको अनुभव करना पड़ेगा। बिल्कुल। आपने इसमें बंगाल के अकाल का जिक्र किया अपनी किताब में, और उसमें खाने की कमी किस तरह थी, और आपने एक तुलना की है कि सोने का रेट क्या था और चावल उस समय किस रेट का मिल रहा था, उसको थोड़ा सा विस्तार से बताइए। बंगाल में अकाल नहीं बढ़ा था। बंगाल में जो उस समय की ब्रिटिश सरकार थी, चर्चिल, विंस्टन चर्चिल, हाँ, की वजह से, उनकी नीतियों की वजह से लोग मरे थे। और हम में और बाकी दुनिया में ये एक फ़र्क है कि उससे बड़ा नंबर सामूहिक, जिनको मौतों का कहा जाए, किसी नरसंहार कहा जाए, तो यहूदियों का हॉलोकास्ट है। आप पर्ल हार्बर, लेनिनग्राद जो रशिया में लोग मरे, और जो भी हिरोशिमा, नागासाकी, सारी घटनाओं को मिला लें, इन सब में जितनी द्वितीय विश्व युद्ध में मौतें हुई, इसका लगभग 15 गुना लोग बंगाल में मरे, और इससे बड़ा एक ही नंबर है हॉलोकास्ट का। क्यों हुआ? क्या उस समय अकाल, जब आप कहते हैं कि फसल नहीं हुई थी, 1943 में जितनी फसल होनी चाहिए थी उसकी 95% फसल हुई थी। 1941 में 13% कम हुई थी, 41 में अकाल नहीं पड़ा। विश्व युद्ध में हुआ क्या कि अंग्रेज, जापान ने वहाँ से जो सप्लाई आती थी, बर्मा से सप्लाई आती थी रसद चावल की,
वो रोक ली, क्योंकि रंगून पर इनका कब्जा हो गया था। सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी के हेड थे, उन्होंने बोला भी था कि हम चावल के लिए रास्ता खोल देंगे, जिसको अंग्रेज सरकार ने डिनाई कर दिया। जितना चावल, जितना अनाज था, वो सब का सब बफर में रख दिया गया। ऐसा भी नहीं कि उनको ज़रूरत थी, उन्होंने अपना अगर अगले 2-3 साल ज़रूरत पड़ी तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे, इसलिए उसको रखा। लोग मरते रहे, तो जब चर्चिल को बोला गया कि क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं यहाँ पर, सड़कों पर लाशें पड़ी हुई हैं, तो उन्होंने कहा तो गांधी अब तक क्यों जिंदा है। इस पे उनका यही जवाब था। फिर अमर्त्य सेन ने इस पर काफ़ी काम किया है और उन्होंने ये सारे डेटा जमा करके, वो सब कुछ करके ये साबित किया कि ये चर्चिल इसके लिए जिम्मेदार है। तो उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है भारत की, जहाँ पर कमी मुझे लगता है कि हम दुनिया भर की चीज़ों को लेकर आहत होते रहते हैं और उसको लेकर हम वो करते रहते हैं कि ये होना चाहिए, हमारे यहाँ उस पर बात नहीं होती, इस पर बात नहीं होती। इतना बड़ा डेटा, मतलब यहूदियों ने वो नहीं भूलने दिया। ज्यूज़ की जब हम बात करते हैं, उस पर तमाम फिल्में बन गई, तमाम कंटेंट बन गया। आपने जीवन में किसी ज्यूज़ से बात ना की हो, लेकिन आपको होलोकॉस्ट के बारे में पता होगा। हमारे यहाँ हमको खुद नहीं पता होगा कि इतने सारे लोग मारे गए, लगभग 30 लाख लोग भूख से मर गए, और इसके बारे में ना कोई स्मारक है, ना कोई किताब में पढ़ाया जाता है, कुछ नहीं किया जाता, ना कोई इस पर काम हुआ है। और अमर्त्य सेन ने भी क्या कहते हैं काम किया है, तो उनकी भी पढ़ाई ज़्यादातर बाहर की है। इस अकाल, मतलब अकाल कहना गलत होगा, जो एक ही चीज़ थी कि चावल आज की कीमत के हिसाब से लगभग 2000 रुपये किलो बिक रहा था, जो सबसे सस्ता चावल है। तो अगर आज भी अगर आप 2000 रुपये किलो बेचना शुरू कर दे, चावल की कीमत अचानक से इतनी बढ़ जाए और दूसरा कोई अनाज खाने के लिए ना हो, तो बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और ये लगातार 1-2 साल चलेगा तो लोग भूख से मर जाएंगे। तो यही हुआ बंगाल में। एक लाइन में इसको वही समअप किया सकता है, चावल की कीमत इतनी बढ़ गई और उस समय पर जितनी राजनीति हो सकती थी उतनी राजनीति हुई। मोहम्मद अली जिन्ना और जितना भी पाकिस्तान का समर्थन करने वाले लोग थे, उन सारे लोगों ने इस मौके को भुनाया। व्यापारी जितने भी उस समय सप्लाई कर रहे थे, बहुत सारे, उनमें से बहुतों ने इसको भुनाया, क्योंकि इतना महंगा बेच रहे थे, उन्होंने बेचा। और 43 में इस पूरी घटना ने, वो जो कहते हैं ना कि जब 1947 में सबसे ज़्यादा दंगे या सबसे ज़्यादा डायरेक्ट एक्शन डे की हिंसा बंगाल में हुई, कलकत्ता में, उससे ज़्यादा हिंसा कहीं नहीं हुई, उसी का बार बार नाम हुआ। क्योंकि 3 साल से लोग भूख से मर रहे थे, एक वर्ग को कोई खाना दे रहा था, एक वर्ग से खाना छीना जा रहा था। तो वो जो आग इतनी ज़्यादा लगी हुई थी कि जब उसको चिंगारी दी गई तो वो सबसे ज़्यादा दंगे वहीं पर हुए। तो हम सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि सबसे बड़ा डायरेक्ट एक्शन डे पर जो कत्लेआम हुआ, दंगे हुए, वो कलकत्ता में। वो हुए क्यों? वो इस वजह से हुए कि लोगों को खाना 3 साल तक नहीं मिला और उसको लेकर उनको बहुत सारा उस पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ, जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से। वही एक कारण था। तो जब हम बात करते हैं इतिहास ने हमारे खाने को कैसे बदला, तो एक पहलू इसका ये भी है। एक विधवा की थाली चैप्टर है और वृंदावन और कलकत्ता की विधवाओं को लेकर बहुत सारी बातें हुई हैं। वो एक तो उसका इतिहास, और वो अभी आज के कॉन्टेक्स्ट में क्या कुछ चीज़ें बदली हैं, अगर आपने रिसर्च के बीच में अभी जो करंट सिचुएशन है वो भी समझने की कोशिश की हो तो। उनका जो खाना था, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध थे, वो मसूर की दाल नहीं खा सकती थी, कोई मसाला नहीं इस्तेमाल कर सकती थी, तो उन्होंने चीज़ों को बहुत क्रिएटिव तरीके से बनाना शुरू किया। तो एक धीरे धीरे एक पूरा कुजीन बन गया। जैसे आलू एक बहुत महंगी सब्जी थी उस ज़माने में, और आलू नहीं मिलता था। आपको एक लगता है कि कुछ नया है, कुछ यूनिक है, क्या इसको ट्राई करें। तो उनकी सब्जी को, विडो कुजीन में एक सब्जी होती है जो आलू के छिलकों से बनती है। तो बेसिकली वही रहा होगा कि आलू तो घर वालों ने इस्तेमाल कर लिया, छिलके बच गए, तो इसी से कुछ करके देखते हैं। और गोभी भी बाहर से आई हुई सब्जी थी, तो गोभी के डंठल से भी इसी तरह से सब्जियां उन्होंने डिशेस बनाई। उसके बाद खिचड़ी, क्योंकि आपको लगभग रोज़ खिचड़ी खानी है, तो खिचड़ी में वो चावल को पहले भूनते हैं, फिर दाल को भूनते हैं, तो उसमें एक अलग तरह का फ्लेवर आ जाता है। क्योंकि जब आपको रोज़ खिचड़ी खानी हो तो वो आप मरीजों वाली खिचड़ी नहीं खाएंगे, उसको थोड़ा सा अलग करेंगे। धीरे धीरे वो चीज़ें दुर्गा पूजा का हिस्सा बन गई हैं बंगाल में। दुर्गा पूजा के भोग में बहुत सारा खाना ऐसा बनता है जो उससे इंस्पायर, क्योंकि निरामिष खाना बनना था। हालांकि बंगाल का निरामिष मतलब उसमें बिना प्याज लहसुन की मछली भी होगी। तो वो एक उत्तर भारत के लोगों के लिए एक शौक होता है कि अच्छा ये क्या है, निरामिष बोला था, मछली कैसे दे दी। जो बचे हुए उसकी खाने की बात की, उसके भी बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ जगहों पे जो खाना बनता है,
जैसे मटर के छिलकों के अंदर की परत निकाल के उसका कुछ चीज़ें कहीं पे बनाई जाती हैं, आलू के छिलके का आपने जिक्र किया ही। उसके अलावा भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे जो शायद वेस्टर्न कंट्रीज़ को या जो बड़े बड़े घर हैं उनको लगेगा ये तो वेस्टेज है, लेकिन हमारे यहाँ उस तरह की चीज़ों पे खाना बनाया जाता है। उसको लेके कुछ रिसर्च किया है आपने? ये हालांकि वो किताब का हिस्सा नहीं है, किताब का सारे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली, जैसे कच्चा केला जो होता है उसके छिलकों से चटनी बनाई है लोगों ने, वो चटनी बनती है। इसके अलावा जूट के पत्तों की सब्जी बनती है, जो आप ईस्ट बंगाल जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं जूट होता है, तो वहाँ पर जूट के पत्तों की भी सब्जी बनती है। महाराष्ट्रियन खाना बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि या तो वो किसानों का खाना है या वो मराठा योद्धाओं का खाना है, तो बड़ा सिंपल, बहुत आसानी से, बहुत जल्दी बनने वाली चीज़ें हैं। एक चीज़ जो मुझे लगती है जो बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है भारत के खाने में, वो है उड़ीसा का खाना। उड़िया खाना मतलब वैसा है कि आप एक सब्ज़ी घर पर खाते हैं और आप वो सब्ज़ी होटल में खाते हैं, तो वो थोड़ा सा रिफाइंड और ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट की जाती है। तो बंगाल का खाना जो है वो होटल वाला खाना है, उड़ीसा का खाना वो घर का खाना है। जैसे बंगाल में रसगुल्ला बनता है, रसगुल्ला बहुत अच्छा है, और अगर आपने वहाँ का खाया हो तो रसगुल्ला या किसी बंगाली स्वीट्स का खाया हो, तो वो आखिरी बाइट तक स्पंज वाला रहता है। जैसे उत्तर भारत में जनरली होता है वो भुरभुरा होकर टूट जाता है, बंगाल में जो बनता है वो थोड़ा सा वो नहीं टूटता है। उड़ीसा में एक डिश बनती है छाना पोड़ा। छाना पोड़ा में वो छेने को लेते हैं, उसको बेक करते हैं हल्का सा, उसमें एक सौंधापन आता है कोयले का और उसका, और उसके बाद उसको चाशनी में डाल देते हैं बस। अगर आप किसी थोड़े से महंगी दुकान से लेंगे तो हो सकता है वो उसमें इलायची का फ्लेवर और वो सब कुछ ऊपर से डाल दे, लेकिन ओरिजिनल अगर आप किसी उससे लेंगे तो उसमें और कुछ नहीं होता है। वो अगर आप खाएंगे आपको लगेगा कि आपने रसगुल्ला जो खाया वो तो कुछ है ही नहीं। वो मतलब ठीक है, रसगुल्ला आप कभी खा सकते हैं, छाना पोड़ा जितनी बार होगा मिलेगा रखा है शायद उतनी बार आप खाएंगे। वो इतना फ्लेवरफुल है और बहुत सिंपल, उसमें कोई तीसरी चीज़ नहीं है। आपने छेना लिया, उसको हल्का सा आंच पर या उस पर बेक किया और उसके बाद उसमें चाशनी डाल दी, वही है। और उड़ीसा वाले इसलिए बहुत ज़्यादा जो लड़ाई होती है उड़ीसा और बंगाल के लोगों की, वो इसीलिए वो कहते हैं कि हमारा खाना ज़्यादा अच्छा है, इन लोगों ने चुरा के अपने नाम से बेच लिया। तो रसगुल्ले भी बड़ी लंबी लड़ाई चली थी कि रसगुल्ला उड़ीसा का है बंगाल का है, क्योंकि जो केसी दास थे वो बंगाल के थे, उनका कारीगर उड़ीसा का था। किसका क्रिएशन माना जाए, दुकानदार जो मालिक था या जो हलवाई था? तो ममता बनर्जी ने आखिर में उसको बंगाल का मनवा ही लिया। जो आपने महाराष्ट्र के खाने की बात की कि उसमें महाराष्ट्रियन जो योद्धा थे उससे जुड़ा हुआ है, तो जो अगर हम जिन जगहों पे आपने खाना खाया है वहाँ खाते हुए उस थाली का इतिहास कई बार ज़्यादा कहाँ पे नज़र आता है? मतलब किस जगह का खाना खाते हुए आपको लगता है कि इसमें इस खाने में वो इतिहास जुड़ा हुआ है? इतिहास की थाली की जगह थाली का इतिहास। मुझे मतलब कुछ जगहों का खाना बहुत, मतलब उसको खाना खाते ही आपको समझ में आता है। जैसे अलग अलग तरह का अगर बात करें तो महाराष्ट्रियन खाने को अगर आप खाएंगे, उनकी डिशेस अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है कि इन लोगों का क्या कि किसान है, खेती के लिए बहुत अनुकूल दशाएं नहीं है वहाँ पर, सूखा और वो सब कुछ हम पढ़ते ही रहते हैं विदर्भ का, और वो है बॉम्बे का खाना, स्पेसिफिकली बॉम्बे का खाना। स्ट्रीट फूड बॉम्बे के लोग दिल्ली वाले जाके शिकायत करते हैं कि बॉम्बे में अच्छा स्ट्रीट फूड नहीं मिलता है। असल में दिल्ली में जब आप स्ट्रीट फूड खाते हैं, आप शाम को घूमने निकले हैं, सुबह आप आराम से फुर्सत से निकले हैं छुट्टी वाले दिन, और आप जलेबी खा रहे हैं, आप पुरानी दिल्ली जाके चाट खा रहे हैं, तथाकथित पराठे जो हैं पराठे वाली गली के वो खा रहे हैं। बॉम्बे में स्ट्रीट फूड सुख या टाइम पास का खाना नहीं है, वो है कि आप लोकल पकड़ते पकड़ते एक हाथ से खा लें। तो बड़ा पाव वही है कि आप, या क्या कहते हैं, पाव भाजी वही है। तो पाव भाजी जब अब्राहम लिंकन ने कॉटन की सप्लाई रोक दी थी सिविल वॉर के समय पर, तो इंडिया से सप्लाई होनी थी और रात भर 3 शिफ्टों में पूरे 24 घंटे काम चलता था बॉम्बे में। तो उस समय ऐसा खाना चाहिए, क्योंकि रोटी से खाने के लिए आपको 2 हाथ चाहिए। पाव भाजी आप चलते फिरते खा सकते, पाव के अंदर कुछ भी दबा लेंगे आप, वो खा सकते। तो वो खाना बनना शुरू हुआ। और जो बम्बई के लिए एक जो कहावत कही जाती है कि बम्बई शहर कभी सोता नहीं, वो भी उसी समय की कहावत है, क्योंकि 3 शिफ्टों में काम होता था। न्यूयॉर्क के लिए भी सेम चीज़, सिटी नेवर स्लीप्स। अब वो बदल गया, लेकिन वो कल्चर में आ गया। तो बॉम्बे का खाना बहुत ज़्यादा आपको ये लगता है, खासतौर से स्ट्रीट फूड देख के, कि वहाँ की लाइफस्टाइल झलकती है। और बड़ा पाव अब भी 20-25 रुपये का सबसे अच्छा बड़ा पाव 20-25 रुपये मिल जाएगा, और उसमें एक बड़ा पाव आपका एक बार का खाना पूरा कर देगा, आपको उसके बाद भूख नहीं लगेगी 4 घंटे के लिए। तो
वो स्ट्रगल दिखता है। इसी तरह से मतलब शौक वर्सेस मजबूरी। हाँ। दिल्ली का खाना शौक वाला। दिल्ली का स्ट्रीट फूड शौक है कि शाम को आप चांदनी चौक घूमने निकले हैं और उसके, और बम्बई का वो, और कलकत्ता जैसे विधवा कुजीन की हमने बात की, वो बहुत उसमें दिखती है क्रिएटिविटी। इसके अलावा बिहार के खाने की चीज़ों में वहाँ की परिस्थितियाँ दिखती हैं। जैसे लिट्टी चोखा वही है कि आप चलते फिरते खा लीजिए, आपने बांध ली लिट्टी, सत्तू आपने गमछे में बांध लिया, तो वो भी अगर आप देखिए तो उसमें ज़्यादातर चीज़ें हैं कि एक बार पकाने के बाद आपको बहुत देर तक चूल्हा जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बाढ़ खासतौर से भोजपुर के आसपास के बाढ़ बहुत आती थी, पटना और उस तरफ, तो वहाँ के खाने ज़्यादातर चूड़ा दही बिना चूल्हे के। तो बिहार का खाना आपको ज़्यादातर जो लोकप्रिय बाहर लोग लेके गए हैं वही है कि जिनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना है काम के लिए, और जहाँ बाढ़ आती है तो आपको चूल्हा ना जलाना पड़े, वैसा खाना है बिहार का। तो ये मुझे बड़ा वो लगा कि ये बहुत आसानी से आइडेंटिफाई करने वाली चीज़ें हैं, इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के हैं और उत्तर प्रदेश के बंगाली फैमिली से, उत्तर प्रदेश में ईस्ट से वेस्ट तक खाने में क्या आपको फ़र्क दिखाई देता है? जैसे पूर्वांचल गोरखपुर में, मतलब उत्तर प्रदेश में क्योंकि बहुत बड़ा है, गोरखपुर में मेरे बाबा पोस्टेड थे, वहाँ का खाना जैसे अरबी के पत्ते से सब्जियाँ जो बनती हैं, जो पूर्वांचल का उस पर बहुत ज़्यादा असर है। लिट्टी से मेरा पहला परिचय वही गोरखपुर में ही हुआ, जिसको अब चंपारण मटन करके बेचा जाता है। उस ज़माने में तो मतलब वहाँ पर तरकुला देवी का मंदिर है गोरखपुर में, जहाँ पर प्रसाद के तौर पर, या वहाँ पे आसपास एक मटन की परंपरा है हांडी वाला, और उसमें वो लोग वही मंदिर के आसपास कहीं बलि के तौर पर बिना प्याज लहसुन के वो मटन बनाते हैं चूल्हे पर। तो वो मैंने पहली बार वहीं खाया था, चंपारण मटन, जिसको अब एक नाम दे दिया गया, एक ब्रांडिंग कर दी गई, और ये वहाँ बहुत समय से। इसके बाद लखनऊ का खाना, मतलब मुझे लगता है कि जिनको भी दिल्ली का नॉनवेज लगता है कि बहुत अच्छा है, कबाब और वो सब कुछ, उनको एक बार लखनऊ का ट्राई करना चाहिए। तो लखनऊ का अलग ही स्वाद है, वो जितना प्यार से कहते हैं खाने में ज़्यादा स्वाद आपके बनाने वाले के उससे आता है, हाथ से आता है। तो लखनऊ उस मामले में बहुत वो है कि वो खिलाते बड़े प्यार से हैं, जो तहजीब है कम से कम अभी खाने खिलाने वालों की उसमें दिखती है। और मथुरा वृंदावन का जो वो है शाकाहारी खाना, बेड़मी या राधा वल्लभी जिसको बंगाली लोग बोलते हैं, पूड़ी कचौड़ी और सब्ज़ी छाछ, वो मतलब ठीक है तेल घी वाला आप रोज़ नहीं खाते हैं, हालांकि वहाँ के लोग तो रोज़ खाते हैं लेकिन वो जो स्वाद है वो अलग ही है, मतलब उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। बनारस और मथुरा वृंदावन में डेली वाला ही है वो कभी कभी वाला नहीं। बनारस की मिठाइयाँ, मतलब कलकत्ता अभी हम लोग गए थे तो वहाँ पर भी बात यही हो रही थी कि कलकत्ता की बहुत सारी मिठाइयाँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन बनारस में जो खीर कदम मिलता है वो कलकत्ता में भी नहीं मिलता। मतलब बनारस वालों ने उसको कलकत्ता से बेहतर बना लिया है। खीर कदम जिनको नहीं पता, वो लड्डू जैसा होता है जिसके अंदर स्टफिंग होती है, और क्षीर सागर कई बार होता है कि बनारस से कोई आ रहा है और तो उसको वही होता है कि आप क्षीर सागर से खीर कदम और मलाई चमचम ये 2 चीज़ें ले आइएगा। एक आध बार हुआ है कि लोग कहीं और से ले आए, मैंने कहा इसको अपने पास रख लो और जो पॉपुलर बहुत खाने हैं, कहीं का खाना ऐसा जो बहुत ओवररेटेड लगाओ, बहुत पढ़ा हो, उसको पढ़ के गए हों और वो खाना लगाओ कि नहीं, मतलब लोग नाराज़ हो जाएंगे पुरानी दिल्ली के कुछ जगहों का खाना बहुत ओवररेटेड लगा। पराठे मुझे ओवररेटेड इसलिए नहीं लगे क्योंकि पराठे हैं ही नहीं वो। अगर आप उसको पराठा मान के खाएंगे तो वो ओवररेटेड से भी ज़्यादा कुछ ख़राब चीज़ है। अगर आप उसको मान लें कि ये कुछ तला हुआ कुछ और है जिसको आप ट्राई करना चाहते हैं, वो ट्राई कर सकते हैं। पराठा सोच के मत जाइए। तो मुझे पहले किसी ने बोला था कि ये पराठा नहीं होता है, ये डीप फ्राइड वो चीज़ है। तो कुछ एक पराठे ठीक लगे, कुछ एक नहीं लगे, मतलब अगर आप उसको पराठा कहेंगे। करीम का खाना मुझे बहुत, मतलब पुरानी दिल्ली का ओवरऑल खाना मुझे करीम का खाना बहुत वैसा लगा कि शायद बहुत सारी फ्रेंचाइजी हो गई हैं, बहुत सारा मास प्रोडक्शन हो गया है, इसलिए शायद पहले जैसा था वो अब नहीं, ऐसा मुझे लगा। हैदराबादी बिरयानी हैदराबाद में खाई हुई मैंने, बाहर उससे बेहतर बिरयानी खाई है। हैदराबादी बिरयानी कहीं और दूसरे शहरों में खाई, वो ज़्यादा अच्छी थी। हैदराबाद में मुझसे वो ख़त्म नहीं हुई, पता नहीं वो बनाने वाले की प्रॉब्लम थी कि उस दिन मेरा शायद तबीयत ना सही रही हो या मूड सही, जो भी है, लेकिन वो उस दिन बहुत मज़ा नहीं आया उसमें। तो
ये कुछ चीज़ें हैं जिनको लेके लगा कि बहुत ओवररेटेड है। हालांकि दिल्ली के एक खाने में मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी, जो दिल्ली वाले जिस चीज़ को जनरली मिस करते, दिल्ली में 26-27 स्टेट्स हाउस हैं, सबका अपना अपना खाना मिलता है, सबका वहीं के कुक होते हैं, वहाँ के इंग्रेडिएंट होते हैं। तो अगर आप अलग अलग जगह का खाना, और तमाम देशों की एम्बेसीज भी हैं, उनके भी रेस्टोरेंट्स हैं, वो आपको दुनिया भर की चीज़ें खाने के लिए और बहुत रीजनेबल कम दाम, जैसे आंध्रा भवन की थाली बहुत फेमस है, उनकी बिरयानी, आंध्रा बिरयानी जो आपको जैसे हैदराबादी बिरयानी से मुझे आंध्रा भवन की बिरयानी ज़्यादा अच्छी लगी जो हैदराबाद में खाई थी उसके कंपैरिजन में, जबकि वो भी हैदराबाद वाला ही है। या जो रेफ्यूजीज़ हैं, जैसे मजनू का टीला है, हुमायूंपुर है, लाजपत नगर है, जापानी कुछ एक गुड़गांव में लोग रहते हैं तो वो एक जापानीज़ रेस्टोरेंट है। इस तरह की चीज़ें बहुत कम रेट में, नेपाल का खाना, और बहुत अच्छा आपको मिलता है। आखिर सवाल, इस किताब से जुड़ी कोई ऐसी कहानी जो आपको, मतलब जो कहानी हो और जो आपको बहुत पसंद आई हो, ये रिसर्च के दौरान या लिखते हुए? कॉफ़ी का क्या है, कॉफ़ी को लेकर बड़ा बहस रही दुनिया भर में। कॉफ़ी अरब का प्रोडक्ट है, इथोपिया से आई, और पुराने ज़माने में जो बिज़नेस डील्स होती थी उसमें शराब पे, जैसे अभी हम चाय पे चर्चा की बात करें तो अब ड्रिंक कर रहे हैं वाइन और उसके साथ बात कर रहे हैं, तो उसका था कि एक समय के बाद इतना ड्रिंक कर लेते थे कि पता ही नहीं रहता कि क्या डील हुई, क्या कॉन्ट्रैक्ट किया। तो उसका एक रिप्लेसमेंट कॉफ़ी धीरे धीरे चलना शुरू हुआ, और ये शुरू हुआ था मक्का में कि वो रात भर जाग के जो लोग प्रार्थनाएं करते थे, सूफ़ी वगैरह, तो वो जागते रहें इसलिए वो कॉफ़ी पीते थे। तो पहली बहस तो यही हुई कि कॉफ़ी नशा है और नशा आप नहीं कर सकते। तो फिर उसके समर्थन में तर्क दिए कि जितना नशा का मतलब है कि एक सीमा के बाद आपको होश ना रहे। कॉफ़ी आप 4, 6, 8 गिलास कप जो भी पी लीजिए, आपका होश नहीं जाएगा, इसलिए नशा नहीं। वो पूरी बहस है कि कॉफ़ी क्यों नशा है, क्यों नशा नहीं है। जैसे अभी एक बहस हुई थी, डज गॉड एग्जिस्ट, सो इज़ कॉफ़ी इंटॉक्सिकेटिंग, जैसी बहस वहाँ पर हुई, विद्वान लोग बैठे तो ये चर्चा हुई। उसके बाद कॉफ़ी पे भी बैन लगा, बहुत लंबे समय तक इंग्लैंड में बैन लगा कि ये अरब से आया है और इसलिए क्या कहते हैं इसको हम नहीं हो। फिर दूसरी बार बैन लगा कॉफ़ी पे, क्योंकि कॉफ़ी जहाँ पी जाती थी वहाँ पर राजनीति पर बहुत चर्चा होती थी, इसको पेनी यूनिवर्सिटी बोलते, बाद में जो कॉफ़ी हाउस बना तो कॉफ़ी हाउसेस पे बैन लगाया गया, क्योंकि सरकार और जो राजा चुने गए थे उन्होंने पहले उस कॉफ़ी पे चर्चा से ही अपनी पॉपुलैरिटी हासिल की थी कि वो गद्दी के दावेदार हैं, और उसके बाद उन्होंने ही बैन लगवाया। तो वो हुआ, और कॉफ़ी बहुत ज़्यादा जो दुनिया में फैली, या तो चोरी से फैली, लोग बीज चोरी कर करके लेके गए। जैसे भारत में कॉफ़ी बाबा बुदान लेकर आए, वो अपनी दाढ़ी के अंदर कॉफ़ी के बीज छिपा के लेकर आए थे, और या फिर हनी ट्रैप से फैली। तो अलग अलग देशों के पास जो कॉफ़ी होती थी वो देते नहीं थे बीज की, इस पे हमारा कब्जा है। तो यहाँ से किसी ने एम्बेसडर को भेजा ब्राज़ील के पास, और वहाँ पर उन्होंने क्या कहते हैं, जो डिप्लोमेट थे उनकी बीवी को के साथ अफेयर उनका शुरू हुआ, उन्होंने उनको हनी ट्रैप करके फिर वो क्या कहते हैं कॉफ़ी के बीज निकलवाए। तो और फ्रांस से भी कॉफ़ी जो लैटिन अमेरिका गई वो भी ऐसे गई कि जो बॉटनिस्ट थे उनको ट्रैप किया गया, वहाँ से उन्होंने कॉफ़ी का एक पौधा दे दिया चुरा के। तो कॉफ़ी इस तरह से पूरी दुनिया में फैली है। तो वो जो कहते हैं ना, एक टैगलाइन है, लॉट कैन हैपन ओवर अ कॉफ़ी डेट वाला, तो वो कॉफ़ी जब से दुनिया में शुरू हुई वो तब से चली। दूसरा इसमें एक चीज़ जो अभी बात करते थे याद आई, एक विज्ञापन है, उसकी फ़ोटो मैंने किताब में डाली, अगर मैं नहीं डालता तो शायद लोगों को विश्वास नहीं होता। 1970 में जब फेमिनिस्ट मूवमेंट शुरू हुआ तो एक खाना बनाने वाली कंपनी ने ऐड किया कि इंडिपेंडेंट होने का मतलब है आप, वुमेन्स लिबरेशन, इंडिपेंडेंस का मतलब है आप खाना नहीं पकाते। ये एक फास्ट फूड कंपनी का ऐड था, और वो धीरे धीरे उन्होंने ये चीज़ एक धारणा के तौर पर दुनिया में डाल दी कि अगर आप एक इंडिपेंडेंट वुमेन है तो आपको खाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उनको अपना खाना बेचना था। तो वही है कि इतिहास में बहुत सारी धारणाएं कैसे बनती हैं, वो उसका एक उदाहरण है। और वो फोटो है कि उसमें दो उन्होंने फ़ोटो लगाई, एक तरफ मोटरसाइकिल है, एक तरफ उनका खाना है। मेंस लिबरेशन वो मोटरसाइकिल, विमेंस लिबरेशन खाना। बहुत बहुत शुक्रिया अनिमेश, और उम्मीद है कि लोग इस किताब को पढ़ेंगे और बहुत पसंद करेंगे, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जो भी OTT के लिए आप काम कर रहे हैं या TV चैनल्स के लिए आप काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।